वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मंत्राम यादव पर। आज आपके लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। किस चैप्टर से? तो वैद्युत चालन से, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज मैं कराऊंगा, यानी कक्षा 12 के फिजिक्स का सवाल कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 10th के कुछ सवाल डाले थे, लेकिन कुछ कारणवश बीच में गैप हो जाता है मेरा, क्योंकि खाली ज्यादा नहीं रहता हूँ, लेकिन इसलिए कोशिश करता हूँ कि बन जाए वीडियो, पर नहीं बन पाया। तो आज मैं फिजिक्स के कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। जो पहला प्रश्न उसी में दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतना चक्कर लगाता है, तो वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक। ये कोई नाभिक है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है? गमन कर रहा है, गति कर रहा है। कितने प्रति सेकंड में कितना जा रहा है? इतना चक्कर जा रहा है। तो एनी कह रहा है कि n का मान दिया है कितना? 6.0 गुणे 10 पे घाते -15 चक्कर। इतना चक्कर लगाता है। तो ये क्या कर लेंगे, तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन भी पता होना चाहिए। 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 गुलाम होता है। ये सबको पता होगा, क्योंकि परीक्षा है तो सब अपनी पढ़ाई पे जुटे होंगे। तो एक फार्मूला होता है, Q बराबर क्या होता है, यानी आपसे कह रहा है कि धारा का मान बताना है। तो धारा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? जब यहां से हमको इलेक्ट्रॉन यानी क्यू पता होगा, तभी हमारा कुछ काम बन सकता है। तो धारा का मान हम निकाल लेते हैं, क्यू का मान यहां से निकालते हैं। तो अच्छा, मैं फार्मूला बना भी लेता हूं, क्योंकि आई बराबर कितना होता है? आई बराबर होता है क्यू बराबर क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। क्यू बराबर हमें एनी पता है, और टी का मान भैया आपको दिया प्रति सेकंड दिया है। प्रति सेकंड दे रखा है, तो हम प्रति सेकंड यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या रख सकता हूँ? तो एन का मान दिया है कितना? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, यानी कहें तो ये मैक्सिमम 2 नंबर में ही आ सकता है, उससे ज्यादा का प्रश्न ये नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? तो टी का मान है 1 सेकंड, अर्थात यही गुणा करना है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6.0, यानी 16 छक्का 96, यानी 6 पॉइंट इतना हो जाएगा। और गुणे देखिए यहाँ 15 से 10 पे घाते -4 आ जाएगा ना, तो 10 पे घाते सॉरी हाँ -4 आ जाएगा। ठीक, तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ? 9.6 गुणे 10 पे घाते कितना कर सकता हूँ? 4। तो 10 पे घाते 4, इसको मैं इधर खिसकाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 0.96 गुणे, ये देखिए मैं इसको किस में बदल दूंगा, ये और खिसकाएंगे तो मिलेगा 10 पे घाते -3 मिल जाएगा। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10.96 किसमें? मिली एम्पियर में लिख सकता हूँ। किस में लिख सकता हूँ? मिली एम्पियर में। यही हमारा धारा हो जाएगा, यही हमारा आंसर था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10 पे घाते 28 प्रति मीटर क्यूब हो, तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले भैया त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या को हमें किस में करना है? त्रिज्या को लिख सकता हूँ, तो 0.5 एम्पियर की त्रिज्या। तो हम यहाँ r बराबर कितना लिख सकते हैं? 0.5 लिखेंगे। अच्छा देखिए, ये त्रिज्या को हमें मीटर में बदलना है, तो मीटर में करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट गुणे 10 पे घाते -3 लिख लेंगे, या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 5 गुणे 10 पे घाते -4 मीटर हो गया। धारा दिया है, आई का मान दिया है, कितना दिया है? 0.5 एम्पियर दे रखा है। और क्या दिया है? इनकी संख्या n का मान भी दे रखा है, गुणे 10 पे घाते 28 प्रति मीटर क्यूब दिया है। ठीक, और इसमें
कुछ और दिया है क्या, तो हमें क्या करना है, बीडी की गणना करना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, आई बराबर एन ई वी डी होता है। एन ई बी डी ओम के नियम से ये अनुगमन वेग के सहयोग से निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, हमें आई पता है, एन पता है, इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये हमको नहीं सबको पता होगा जो भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ बी डी बराबर कितना मिल जाएगा भैया, तो हम कहेंगे आई अपान में एन ई ए मिल जाएगा। ठीक, आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर दिया है और एन का मान दिया है, कितना दिया भैया, सबको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे 10⁻⁻, माइनस नहीं दिया, 28 दिया है और ई का मान 1.6 × 10⁻19 दिया है। फिर यहाँ पे इसका क्षेत्रफल नहीं पता है तो हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे भैया, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, अच्छा क्षेत्रफल लिखा लेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है और आर का मान आपको पहले से दे रखा है कितना, 5 × 10⁻⁴। अच्छा पाई का मान 3.14 लिखेंगे। ठीक, तो यहां से आप कर सकते हैं 5 चौक के 20 और 4 एकम 4। तो अभी इजीली हम गुणा कर लेते हैं, इतना कर सकते हैं, इतना हम यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर देंगे 5 गुणे, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगेगा क्योंकि आर पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर देता हूँ, 5 × 5 = 25 × 10⁻⁸ कितना, 4 का 8 हो जाएगा, 10⁻⁸ कितना बन जाएगा, -8 बन जाएगा, गुणे 3.14 बना रहेगा। ठीक, 3.14 यहाँ पे बना रहेगा। तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁻8 गुणे 3.14। ठीक, तो इसको मैं कैलकुलेशन करने के लिए इसका हम यहाँ पे कर लेंगे, देखिए कितना, 25 चौक का 100 बन जाएगा, गुणे में 1.6 बन जाएगा और कितना 3.14 बन जाएगा और गुणे पे 28 है और 9 यहाँ पे 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पे 28 है तो 19 8 27 यानी 28 से 1 निकला तो 10 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसको लिख सकता हूँ 0.5 और नीचे कितना करेंगे, अगर 100 1000 यानी 10⁻⁻ कितना बना सकते हैं, 10⁻⁻, अगर यहाँ 10 का गुणा कर देंगे भैया तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें दशमलव हट जाएगा इससे इससे, यानी 16 गुणे कितना हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो ऊपर हम करेंगे कितना हो जाएगा। तो आगे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दिया हूँ, तो इसको मैं कर सकता हूँ 5 बना सकता हूँ, नीचे कितना 1 0 और बढ़ जाएगा भैया तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 का 1000 बन जाएगा और फिर ये 10 का गुणा हो जाएगा इतना बन जाएगा। ठीक, और 1.6 गुणे 3.14 मिल जाएगा ना, 3 4। अब इसको मैं इस तरह बना सकता हूँ कितना, 10⁻⁻ इसको बना सकता हूँ 4 और इसका गुणा करके 5.024 आ जाएगा। ठीक, अब इसको मैं और डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 9.995 गुणे 10⁻⁻, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, इसको एक अंक और खिसकाएंगे तो 9.95 गुणे 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यही हमारा बीडी का मान आ जाएगा। अतः ये आंसर यही आपका हो जाएगा। तो आप इसको देखिए और समझिए और अगर जिसको जरूरत हो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, तो तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 1.0 सेंटीमीटर/सेकंड है। तो तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। भैया ये अनुगमन वेग देख लो, बहुत सुंदर टॉपिक है।
ठीक, इसको याद करके जाइएगा बोर्ड में, क्योंकि आने के पूरे आसार और संभावनाएं हैं। तो देखिए इस प्रश्न में जो दिया गया है, संख्या दिया है, संख्या मतलब n का मान दिया है। बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे आप, सबका तैयारी बहुत जोर शोरों की रही होगी, रही नहीं होगी, होगी इस समय। आप सबका नींद पूरा हो नहीं रहा होगा, रील्स पे ध्यान देते रहिए, अन्यथा बोर्ड परीक्षा आपका साफ हो जाएगा। रील्स तो सब देख ही रहे होंगे अच्छे से, उसको जारी रखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बाद में दे सकते हैं, लेकिन रील चली जाएगी तो कोई नहीं दे सकता। फिलहाल ऐसा नहीं करना, अपने फेल हो जाएंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए BD का भी मान दे रखा है, कितना दिया है, 1.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है भैया। हम इसको कहाँ बना सकते हैं, हमको एक चीज ध्यान देना होगा, सब कुछ मीटर में करना होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1×10⁻², मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ये अच्छे से आप जानते होंगे। और कुछ दिया है, खोज लेते हैं, नहीं दिया है, ठीक। संख्या दिया है और BD का मान दिया है, इतना इतना दिया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, आपको पता है धारा घनत्व बराबर, ये भी टॉपिक अपने में महत्वपूर्ण है। तो धारा घनत्व बराबर, धारा घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, तो J से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो I अपान क्या होता है, धारा घनत्व A होता है, यानी उसके एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जाने वाली जो होती है धारा, उसी की बात करता है। तो I का मान क्या होता है, I का मान होगा यानी AA/BD, ठीक। I का मान क्या होता है, यानी AA/BD होता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, I हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, n का मान दिया है, a का भी मान नहीं दिया है, तो भैया a यहाँ से यहाँ बर्बाद कर लेगा भी, a से a मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और बचेगा क्या, NE/BD। बहुत आसान हो गया, अब आप सॉल्व करना जानते होंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे। n का मान दिया है 10⁻28 गुणे BD का मान कितना दिया है, तो हम इसको चेंज करके लिखा हूं 10⁻−2। और कुछ दिया है, तो बिल्कुल नहीं दिया है, लेकिन दिया है, कैसे नहीं कह रहे हैं दिया है, दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या ई कौन लिखेगा, हाँ ये तो सबके चच्चा हैं, इनको मत छोड़िएगा, गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। तो -19 हो जाएगा। अब क्या करना, हमको सभी गुणा ही तो करना है, 16×32, हमारा तो आंसर आ ही जाएगा, 16×32, एक अंक बाद दशमलव लगा है। अब चलते हम पावर से अपना युद्ध करते हैं। तो ये देखिए 19 तो 21 हो जाएगा, और 28 में से 21 जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। तो I/A होता है, तो हमारा फार्मूला यही उत्तर हमारा आ जाना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I है तो एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर, I है तो एम्पियर, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। यही हमारे इस उत्तर का मतलब इस प्रश्न का उत्तर था, जो आपके का मैच कर रहा है, यानी इतना हो जाएगा 3.2 × 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ डालिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से आया है, कह रहा है किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, यानी 25% बढ़ा दी जाती है। तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करिए। यानी सवाल तो ठीक ठाक है, तो हमें सबसे पहली बात इसमें क्या करना है, हम इसके तरफ चलते हैं। तो हम कहते हैं प्रारंभिक वाले तार की लंबाई, यानी हम कहते हैं प्रारंभिक तार की लंबाई कितनी रही होगी, L1 रही होगी 20 सेंटीमीटर। तो बढ़ाने पे क्या हो जाता है, L2। तो कह रहा है L2 जो प्राप्त होगा वो L1 का कितना, L1 का 25 बटे कितना है 100, L1 का 25 बटे 100 हो जाएगा। तो L1 कितना दिया, 20 दिया है, यानी 25 बटे में 100, L2 मतलब कितना है, L1 20। तो यहां से 25 चौक का 100 और 5 चौक 20,
तो L2 का मान आ जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया, तो 20 एक 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा L2 का मान आ जाएगा। L2 का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। हम कहते हैं दोनों तार खींचा गया होगा तो उसका आयतन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। यानी यानी प्रारंभिक 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 स्थिति में तार का आयतन, प्रारंभिक स्थिति में तार का आयतन जब खींचा नहीं गया था तब की बात कर रहा है, और खींचने खींचने के बाद खींचने के बाद तार का आयतन, ये सबको पता है कि आयतन नहीं चेंज होगा, ये तार का आयतन। तो दोनों के स्थितियों में हम कहेंगे कि इसका आयतन कितना रहा होगा, तो हम कहते हैं कि प्रारंभिक में इसका क्षेत्रफल A1 रहा होगा। ठीक, प्रारंभिक में इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, A1 रहा होगा। और इसका जो लंबाई है कितना हो जाएगा, L1 रहा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल तभी आयतन बनेगा, और ये कहलाएगा A2 L2 रहा होगा। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हम कहते हैं कि इन दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, यानी जो इसमें स्थिति उत्पन्न होगा प्रतिरोध होगा, यानी इसकी प्रकृति। तार अगर एल्युमिनियम का रहा होगा तो सब दोनों एल्युमिनियम का रहा होगा, बढ़ने या घटने से कोई उसकी प्रकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे इसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। यानी इसका यानी हम विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। तो ये तक कहानी हो गया, समान रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से जो मिलने वाला काम था, यानी तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा इसका, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर यहाँ पे देखें इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो रो यल अपान में कितना होता था, ए होता था। ये फार्मूला आपको पता है। तो यहां से देखिए R1 की बात कर रहा है, L1 की बात कर रहा है, A1 की बात कर रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, प्रारंभ में इसका प्रतिरोध रहा होगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर जब बढ़ाने पर क्या स्थिति हुआ होगा, तो हम कहेंगे इसका, अच्छा यहाँ थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। हम क्यों कर लेंगे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, रो का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से रो का मान निकलेगा तो कितना मिल जाएगा, देखिए A1 R1 जाएगा, R1 A1, और बटे में क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। ठीक, इतना हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरे तार के लिए रो1 क्या हो जाएगा, तो R1 के बजाय क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक, R2 A2 और बटे में क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम समीकरण 1 व 2 को देखेंगे। तो हमने कहा इसका विशिष्ट प्रतिरोध जब समान होगा तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी प्रकृति समान होगी। तो हम लिखेंगे R2, यह R2 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा, और बटे में मिल जाएगा L2, और वहां से कितना मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि R1 A1 L1 मिल जाएगा। हमें निकालना क्या है भैया, तो R का मान निकालना। तो हम R की तरफ कुछ चलते हैं। R की तरफ हम कैसे चलेंगे, तो हम यहां से निकाल लेते हैं R1 R2 का अनुपात, यानी R1 निकालेंगे तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, R2 A2 L1, और इधर मिल जाएगा बराबर की तरफ निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो बराबर की तरफ निकालेंगे तो R1 A1 L2 मिल जाएगा। और हमें निकालना क्या है, R1 R2। तो R1 R2 लाएंगे तो इसको R को इसके नीचे भेज दीजिए तो मिलेगा R1 R2 मिल जाएगा। और इसके पड़ोस वाले कहाँ चले जाएंगे भैया, ऊपर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे।
यानी A2 L1 और कितना मिल जाएगा, यहां से देख सकते हैं A2 L1 तो A1 L2 इतना हमको यहां से मिल जाएगा। ठीक, तो यहां से हम कुछ कंडीशन यहाँ पे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या भैया, हमें L1 L2 से गुणा कर लेते हैं। L1 L2 से इसके दोनों ओर गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर तो मिलेगा R1 R2 और इधर मिल जाएगा कितना A2 L1 इंटू में L1 L2 और बटे में मिल जाएगा A1 L2 इंटू में L1 L2 मिल जाएगा। ठीक, यहां से हम इसको कर लेंगे, R2 मिलेगा। अच्छा, यहां से देख सकते हैं L1 दो बार है तो मिलेगा A2 L2 इंटू में L1 का होल स्क्वायर और बटे में कितना मिल जाएगा A1 L1 मिल जाएगा और इंटू में क्या मिल जाएगा L2 का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण एक से तो मिलेगा R1 R2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इक्वल टू मिल जाएगा कितना, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं A1 L1 इंटू में L1 अपान में L2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पे A1 L1 हो जाएगा। इससे ये कट गया तो यहां से आपका क्या मिल जाएगा R1 R2 इक्वल टू में मिलेगा L1 L2 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आपका मिल जाएगा। इधर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे मिटा के। अब देखिए R1 R2 का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, इतना मिल जाएगा। L1 का मान हमने निकाल रखा था कितना 20 और L2 का मान निकाल रखा है 25। तो होल स्क्वायर करना है, यहाँ से देखो कुछ कट जाता है, 5 25 25 5 चौक के 20 यानी R1 R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से R1 बटे में R2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 16, ये लिख सकते हैं 25। ठीक, हमें किसका मान निकालना है, तो नए तार का प्रतिरोध कितना है R, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, हमें नए तार का निकालना है प्रतिरोध भैया। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, R को इधर भेजेंगे तो मिलेगा R2 बराबर 25/16, ये क्या हो जाएगा R1 के हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक, अब यहाँ पे मैं कर देता हूं क्योंकि उधर हमारा, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रतिशत निकालना बढ़े हुए भाग का। तो R2 बराबर इतना मिल जाएगा। तो देखिए बढ़ा हुआ भाग अगर निकालें तो कितना निकल जाएगा, यानी कह सकते हैं वृद्धि वाला भाग, यानी वृद्धि कितना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि L2 माइनस में क्या हो जाएगा L1, सॉरी R1 माइनस में R2 लिखेंगे, L1 L2 नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो R1 माइनस R2, तो यहां से देखिए R2 का वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना 25 बटे में 16 R1 और ये हो जाएगा R2, तो 25 R1 और यहाँ पे हो जाएगा -16 R2 और यहाँ पे बनेगा 16 में से 25 गया तो 9 बटे कितना मिल जाएगा 16 R1 मिल जाएगा, 16 क्या मिल जाएगा R1। ये आपका निकल गया वृद्धि, लेकिन हमसे पूछा क्या है, वृद्धि प्रतिशत पूछा है। तो वृद्धि प्रतिशत यानी वृद्धि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे भैया, तो वृद्धि प्रतिशत हमको ऐसे निकालना होगा। हम यहाँ से R1 को अब विलुप्त करते हैं तो लिखेंगे 9 बटे
16 R1 इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे 9/16 और गुणे में कितना लिखेंगे 100। अब इसको क्या करना है, हमको काटना है। क्या काटेंगे, तो ये बनेगा 900 और 900 को 16 से में भाग देंगे तो 16×5 = 80। तो यहाँ 16×5 जब 80 हुआ तो 10 बचा, 16×6 = 96, फिर 4 बचेगा और 16×1 = 16, तो 5% के आ जाएगा। यानी जो वृद्धि स्तर में हुआ होगा 16 दशमलव यानी सॉरी 56 दशमलव कितना आ जाएगा 56.25% आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है प्रश्न, और ये पूछेगा तो 5 नंबर के प्रश्नों में ही बनेगा। यानी जो प्रतिशत में वृद्धि हुआ था 56.25% हुआ था। सवाल अच्छा खासा लंबा है, प्रश्न बहुत छोटा है, तो आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। अतः इन प्रश्नों को देखिए और बोर्ड परीक्षा में इसका लाभ उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको नए नए टॉपिक पर आपको कराते रहूंगा प्रश्न, और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय वनराम यादव। आप भी करिए सब्सक्राइब, अपने साथी को भी इस चैनल का लाभ उठवाइए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अतः धन्यवाद।